टेररिज्म और जिहाद को एक जैसा समझते हैं, उनको फर्क समझाइए। देखिए साहब, ऐसा है कि फ़र्क तो इसका अब ये बड़ा नुआंस्ड मामला है कि इनमें फ़र्क क्या है। बात ये है कि जो टेररिस्ट हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो जिहाद का नाम देते हैं टेररिज्म को और जिहाद के नाम पे करते हैं, यानी कि स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। अब वो कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के बाद कश्मीर, जैसे कि इन्होंने इजराइल पे फतह कर ली होगी और अब सोचा कि हाँ एक जगह फतह का झंडा हमने गाड़ दिया अपना तेल अवीव पे, उसको पूरे इलाके को हमने इस्लामिक कर दिया, मुसलमान कर दिया, अब चलिए कश्मीर पे चढ़ दौड़ते हैं। तो वहाँ से जूते पड़े तभी तो आए हैं कश्मीर में। ये अब इनको ये भी चाहिए, पीओके में पहुंचे हैं ये लोग, पीओके में हमास पहुंचा है। अब पहले इजराइल ने जूते मारे थे, अब इंडियन आर्मी जूते मारेगी। ये कमाल है। और किसी ने इसको शेयर किया, मेरे को बड़ी बात अपीलिंग लगी कि पहले ये लोग ये चाहते हैं कि हम जिस मुल्क में जाएं वहां पर पूरी तरीके से शरिया का शासन हो और उस जगह को पूरा शरिया के हिसाब से बदल दिया जाए, और फिर वहां से बाहर निकलकर शरणार्थियों की तरह किसी दूसरे मुल्क में ऐसे जाना चाहते हैं जहां असल में इस्लाम और शरिया ना हो। देखिए जरा गजब बात है ये। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार, ये पता चल रहा है। पहलगाम के आतंकी कश्मीर में ही छिपे हुए हैं, ये भी पता चल रहा है। पहलगाम अटैक के आतंकियों की लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लोकेशन पता चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ही छिपे हुए हैं वो। आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन पानी मौजूद है, महीना डेढ़ महीना वो सरवाइव कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में लंबे वक्त तक वो रह सकते हैं। सोर्सेज ये बता रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इसको बताइए, वहां के जो टेरेन है जी, ये वो पहुंचे कैसे होंगे? इन्फिल्ट्रेट किया होगा? कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने एक बरोड डिग की है जिसके जरिए इधर आए होंगे, और फिर इतना उनके पास साजो सामान मुहैया कराया जाना कि वो महीनों तक पहाड़ में किसी खुदी हुई जगह पर या पता नहीं कैसे भी वो सरवाइव कर लें। देखिए, पाकिस्तानी बहुत ये सवाल पूछ रहे हैं और भारत में भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग ऐसे ही आ गए होंगे? हैव दे कम लाइक दिस? कैसे आ सकते हैं 200 किलोमीटर? ये सब बच्चों वाले सवाल हैं। जो भी कश्मीर में या जम्मू में जिसने सर्व करा है वो आपको आराम से, जो आप एक बात बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल से श्रीनगर कितनी दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो श्रीनगर कैसे आ जाते हैं? जब श्रीनगर पे हमला करते हैं तो आ जाते हैं ना। दूसरी चीज है कि जरूरी नहीं है कि कश्मीर का आतंकवादी कश्मीर से ही इन्फिल्ट्रेट करे। और यहाँ पर ये इन 3 जगहों पर वो, इसको जरा डालिए यहाँ पे, इन जगहों पर वो सर्वे करके गए। उन्होंने जो रेकी की थी वो चाह रहे थे बेताब घाटी को या तो आरू घाटी को निशाना बनाए, अम्यूजमेंट पार्क है वहां, या तो उसको। इतनी जगहों पर वो रेकी करते रहे, वो करीब 10 दिन से ऑलरेडी वहां पर थे। जाहिर है उनको स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे थे। जी नहीं, अगर देखें ना, एक बात बताइए, आपके पास एक आधार कार्ड है, मैं आपसे बोलता हूं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आए नहीं, और ऐसे कई सारे केसेस हैं, आप नेपाल से आ गए, आप नेपाल से आए, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे, और उत्तर प्रदेश के घुसने के बाद आप धीरे धीरे बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, ट्रेन जा रही है, आप पहुंच गए, आपको आते ही किसी ने आधार कार्ड पकड़ा दिया। कौन पूछ रहा है आपसे? जब आप, अगर कोई पूछेगा भी तो मैं आइडेंटिटी के लिए भाई साहब, आप जब 3-3.5 करोड़ बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दे सकते हैं तो 4 पाकिस्तानी कौन सी बड़ी बात है? और जरूरी थोड़ा ना वो कश्मीर, लोग इतनी फौज लगी है, इतनी फौज लगी है, इतनी, अरे फौज लगी है, फौज लगी है, ठीक है, फौज लगी, आप ये तो देखिए कि आ कहां से सकते हैं? क्या जरूरी है वो कश्मीर से ही आए? कितने लोग हैं जो नेपाल के थ्रू आ चुके हैं भाई, आप ये भी देखिए ना, नेपाल के थ्रू आ चुके हैं। और यहां पे कहते हैं कि उसने रेकी कर ली जगह की, इनको पता नहीं लगा। नहीं पता लगेगा, वो जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, लोकल आधार कार्ड है, वो मिलेगा किसी फौजी अफसर को या किसी पुलिस वाले को, बोलेगा जैन साहब कैसे हैं आप, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। उस गांव के 4 लोग बोलेंगे हाँ साहब ये मेरी फूफी का बेटा है। अब बताओ, सबको कूटोगे पकड़ के? तो ये जो है विदाउट लोकल सपोर्ट इट कैन नॉट बी डन। और अगर इस तरह का कोई आपको मान लीजिए शक होता है और सेना कोई कार्रवाई करती है तो ह्यूमन राइट्स चिल्लाने लगते हैं लोग। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जब काम करते हैं ना किसी भी जगह में, जब सेना काम करती है तो अमूमन सेना के ना दोनों हाथ पीछे बंद रहते हैं, और फिर सेना से कहा जाता है कि तुम बॉक्सिंग करो, और हाथ दोनों बंद हैं इसके। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये सब जो चीजें शुरू हुई है ना, ये टूरिस्ट को मारना और ये सब करना, कितनी सेना ने ऐसे प्लान विफल करे होंगे? हजारों। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 जाने चली गई तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये काम कितना डिफिकल्ट है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप एक बात बताइए, मोसाद को आप कम समझते हैं? इजराइल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे शायद, अगर कोई एजेंसीज का नाम सोचते हैं, वैसी कोई रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आप देखिए CIA, मोसाद, CIA रोक पाया 9/11, मोसाद रोक पाया जो उसका अक्टूबर 7 को हुआ था वाकया। तो ऐसी चीजें क्या होता है कि आपको नहीं जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आया। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। असम में इतने बांग्लादेशी हैं, जब बात हुई कि बांग्लादेशी आए कैसे असम में, बात बताइए, तब उस दिन पता लगा कि वो एक्चुअली बॉर्डर पार करके नहीं आए, वो पहले वेस्ट बंगाल आए, वेस्ट बंगाल से वो आसाम में घुस गए। अब BSF तो नहीं लगी ना आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे,
बीएसएफ तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगी है। अब ये देखिए आप, इस तरीके के लूप होल्स हैं, ऐसे भी लूप होल्स हैं जिनको प्लग करना शायद प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल होगा नहीं। असल में पूरा खलल, या जिसको ईमान कहते हैं ना, उसका है, लेकिन वो तो अपनी उसी तरह की हरकतों को ईमान वाला करार देते हैं। सवाल यह है कि ऐसे लोगों के दिमाग का क्या किया जाए। हिंद के स्ट्राइक से बहरहाल पाकिस्तान का दम निकल गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया गया है। यह यूट्यूब चैनल भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कंटेंट के साथ साथ झूठे और भ्रामक वीडियो कंटेंट दिखाने के बाद बैन किया गया है। इससे पहले भारत सरकार पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, जरा वो देखिए। ये है सोशल मीडिया या तमाम इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना। ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए पाकिस्तान विक्टिम कार्ड, देखिए कितना खूब, यही फिलिस्तीनियों से सीखा इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेलना। देखिए मैं जब आप ये बात कर रहे हैं, जरा इसको भी देखते चलिए, स्क्रीन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको भी। ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हिंदुस्तान ने बैन किया है। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और इन जगहों को इनको अब बैन किया गया है। ये क्या फॉरएवर बैन हो जाना चाहिए हिंदुस्तान में? सब कुछ बैन हो जाना चाहिए फॉरएवर। आप देखिए आज की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है कि भारत इतना भी डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है अपने आप को, तो हमारी आवाज क्यों बंद कर दी? मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, तुमने पूरे पाकिस्तान में ट्विटर क्यों बंद कर दिया? हमने तो तुम्हारा चैनल ब्लॉक करा ना, तुमने तो अपने लोगों के लिए ट्विटर बैन कर दिया पूरे पाकिस्तान में। और जो ट्विटर चला रहे हैं पाकिस्तान में वो आईएसआई के लोग हैं, एसपीआर के लोग हैं। आम आदमी नहीं ट्विटर यूज कर सकता पाकिस्तान में, नहीं यूज कर सकता। इन्होंने एक्स बैन कर दिया पूरा पाकिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। ये बाबर आजम से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर वहां के कई जो सेलिब्रिटीज हैं उन तक के यहां पर जो हैंडल्स बंद किए गए हैं, जो यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, और उनके फॉलोअर्स में भी यहां आपको दिखा रहा हूं कितने कितने हैं। लेकिन यहां देखिए कि और बताया जा रहा है कि आरजू काजमी का जो चैनल है वो भी बंद किया गया है। भारत के एक्शन से फिर से बौखलाया पाकिस्तान के साइबर टेररिज्म का भारत पर हमला। भारत ने पाक प्रायोजित हैकर ग्रुप्स को चटाई धूल। इंडियन वेबसाइट को हैक करने की साजिश फेल की गई। पाकिस्तानी हैकर्स के मामलों को भारतीय साइबर एजेंसियों ने वक्त रहते पहचान कर विफल किया। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा सुजवान की वेबसाइट को टारगेट कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों का मजाक उड़ाने वाले संदेश थे। यहां इन सब को देखते हुए, इस कंटेंट को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि आप लंबे साथ 33 साल आपने सर्व किया है फॉरेन सर्विसेज में, पहले और अभी सिनेरियो कितना बदल गया है? देखिए पहले तो दिनेश ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती ही नहीं थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। चिट्ठियाँ आती थी जाती थी, बाद में फोन आए। अब जब ये हाईवे का सिस्टम, इंफॉर्मेशन हाईवे का सिस्टम चल गया, तो अब इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कि जैसे आप एक चीज को, जैसे गोएबल्स ने कहा था हिटलर के, कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो आदमी धीरे धीरे सोचने लगेगा शायद ये सही है। तो वो चीज कर रहे हैं कि अपनी ओर से इतनी मिस इंफॉर्मेशन ठेल दो, इतना स्ट्रीम उसका ठेल दो कि पब्लिक को ये लगने लगे कि हाँ कुछ बातें तो इसमें सही होंगी। ये अब देखिए एक और, अब सैटेलाइट तो असल में वो दिखाएगी ना जो वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान की वॉर रेडीनेस की तस्वीर दिखाने वाली एक सैटेलाइट इमेज यहां दिखाता हूं। गौरव इसको एक्सप्लेन कीजिएगा जरा, यहां पे डालिए। ये पाकिस्तान की सबमरीन हैं। 5 सबमरीन में 3 पिछले न जाने कितने सालों से अंडर रिपेयर हैं और 2 वहां दिखाई देती हैं। वो भी वक्त आने पर चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी वो भी नहीं मालूम। अरब सागर में ये कहते हैं कि हमारा A to Z इतना मजबूत है कि देखिए उनका जो कैरियर है उसको भी हमने पीछे भेज दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर को। ये इनकी हकीकत क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, कुछ हकीकत इनकी नहीं है। ये देखिए, ये जो बेसिकली है ना, ये स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं इन्होंने। ये सब कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नहीं है। इसकी हकीकत क्या है? ये कुछ भी नहीं है। देयर नेवल एसेट्स। इनके पास शिपिंग बोट्स कोई ढंग की हो जाए तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इनके पास 2-3 ऐसी फर्जी टाइप की पनडुब्बियां हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉपर डिस्ट्रॉयर। एयरक्राफ्ट कैरियर भूल जाइए, न्यूक्लियर सबमरीन भूल जाइए। आप कह रहे थे कि लाते हैं उसमें पेंट करके चांद सितारा बना के उसको कोई नाम दे देते हैं। इनके साथ भी यही किया हुआ है। इसी तरीके से इनको भी कोई क्लास, ये क्लास वो क्लास किया हुआ है। लेकिन ये थर्ड क्लास के अलावा तो मेरे को नहीं लग रही है कोई क्लास। नहीं, कोई थर्ड क्लास ही है ये सब। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेवल कोस्ट गार्ड सेंटर, यहाँ पे नेवल कोस्ट गार्ड सेंटर है। इसके थोड़ा सा दूर यहाँ पे कराची डॉकयार्ड है। सब एक ही जगह इन्होंने। सर प्लीज जी प्लीज। नहीं, इसको देख करके हम ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करते थे
जब हमने अपने तो क्या ये भी होता है कि सैटेलाइट जब ऊपर से देखे हाँ। तो उसको आभास ऐसा हो कि यहाँ कुछ है, बस ये सिर्फ हुआ है क्या? ये स्ट्रक्चर्स हैं बहुत बनाए हुए, हमने खड़े किए हुए हैं, देखिए जैसे हमने भी खड़े, ये डिसेप्शन टेक्निक है, इनके पास असली भी नहीं है और नकली तो मतलब खेतों में जैसे वो पंछियों को भगाने के लिए कि वो दाना खाने ना आए ऐसा एक लटका दिया जाता है, ये उसके अलावा और कुछ नहीं, केवल ये वही है क्या? मोटा मोटी यही है। मैं Broadly आपको speaking। एक बात बताना चाहूँ, आपने जीपीएस वाली बात पूछी थी जो पूरी नहीं हुई, जो स्पूफिंग वाली बात पूछी थी वो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा यहाँ Please, पे। please, please। उसका मतलब तो इन्होंने PL-15 का धमका दिखाया हम लोगों को। PL-15 जब जाता है तो जब वो आपके रेंज से निकल जाता है तो रेडार पर डिपेंडेंट होता है, रेडार गाइडेंस होती है, वो जो रेडार उसकी चलती है वो चाइनीज रेडार है। ये मरीन कैपेबिलिटी किसकी कितनी क्या है, ये कंपैरिजन आप देखिए और साथ में ये समझ लीजिए कि स्पूफिंग क्या है जी। हाँ, तो अब अगर हमने उसको स्पूफ कर दिया, उसको जीपीएस के गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, स्पूफिंग का मतलब कि आपके कोऑर्डिनेट्स XYZ हैं, हमने उसको X1 Y1 Z1 दे दिया। अब आप जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ चीन, गए ना, हाँ। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। और आप जरा देखिए कि वो जो अभी अभी आपने देखा ना, पाकिस्तान उसके मुंह में झूठ, उसकी करनी में झूठ, झूठ से बना हुआ वजूद में आया हुआ, और कहता है जब हमारे वजूद को खतरा आएगा तो हम न्यूक इस्तेमाल करेंगे, वो न्यूक भी झूठ। इस तरीके से झूठ से शुरू होकर झूठ में खत्म होने वाला जो मुल्क है, उसकी जिल्लत की एक कहानी और सुना दी साहब। जिल्लत की कहानी, मैं भारत के एक शौर्य की भी कहानी आपको सुनाऊंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। छोटी सी 1 मिनट की है। आज की तारीख में लोग ये कह रहे हैं कि साहब पहलगाम को 10 दिन होगा, 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, भारत पे हमला हुआ था। अब लोग कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान पे हमला नहीं करा। वैसे ही 1 अप्रैल दोस्तों 1971 में हुआ था, जब पूरी इंदिरा जी की कैबिनेट ने जनरल सैम मानेकशॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह बोला था कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। और जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा जी से बोला कि मैडम आई विल नॉट अटैक, और अगर आप इंसिस्ट करेंगे यू कैन टेक माई रेजिग्नेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। आप ये मानिए कि मैं पागल हूं और आप मुझे छुट्टी करिए। तो उन्होंने बोला नहीं सैम, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है आपके ऊपर, यू आर अ ग्रेट जनरल। मैडम डोंट वरी, समय लगेगा, आपको क्या चाहिए? शी सेड आई वांट बांग्लादेश एंड ही सेड यू विल हैव इट। मैं अपने हिसाब से अटैक करूंगा, अपने हिसाब से। मुझे कोई कैबिनेट, कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये नहीं बताएगा कब अटैक करना है। तो बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप आज के संदर्भ में बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं जी। और यही बात 1971 में हुई थी। सैम मानेकशॉ ने इंडियन कैबिनेट को और इंदिरा जी को मना कर दिया। इंदिरा जी वाज वेरी ग्रेशियस एंड अंडरस्टैंडिंग, शी सेड डन सैम, वो सैम बोलती थी उनको, डन सैम। और ये कहानी फिर शुरू होती है 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को, जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है, भारत की एयरफील्ड्स पर अटैक करता है और 13 दिन के अंदर एक नया देश बन जाता है। तो दोस्तों जो भी होगा अचानक होगा। नी जर्क रिएक्शंस पे भारत यकीन नहीं रखता। और वो भी जो कहा, मारियो पूजो ने शायद ये बात कही थी कि कम से कम बदला एक ऐसा पकवान है जिसको जितना ठंडा आप सर्व करें उतना बढ़िया लगता है।